जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 12 मार्च और दिन है मंगलवार। तो स्टार्ट करते हैं आपका समसामयिक घटना। देखिए क्या क्या आज हम लोग करने वाले हैं। जो आपका बड़ी खबर निकल के आता है उन सारे क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं 96वें ऑस्कर अवार्ड यानी एकेडमी अवार्ड कहिए, ये आपका डॉल्बी थिएटर में दिया गया। यानी ये कहाँ पड़ता है? लॉस एंजलिस में पड़ता है। ठीक है, फिल्म के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे बड़ा अवार्ड कहा जाता है। तो उसको हम लोग बिल्कुल भी देखने वाले हैं कि यहाँ पे क्या क्या इंपोर्टेंट है। मिशन दिव्यास्त्र के तहत DRDO अपना जो है अग्नि 5 का जो उड़ान परीक्षण होता है बहुत जबरदस्त तरीके से कर लिया है। और इंटरकॉन्टिनेंटल आपका जो है मिसाइल है, ठीक है, इसको बिल्कुल भी हम लोग देखेंगे। अग्नि सीरीज का सारा चीज को देख लेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम आपका कल से रात से लागू हो गया है। आज तो 12 तारीख है, यानी 11 तारीख के शाम को लागू हो गया है। ठीक है, अधिसूचना गृह मंत्रालय की तरफ से निकल चुका है। तो यहाँ से संबंधित जो भी जरूरी है, ठीक है, यहाँ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि 2019 से लेके अब तक ये विवाद में बना हुआ था और फाइनली आपका 11 तारीख के शाम को ये आपका लागू कर दिया गया। ठीक है, जो भी है नोटिफिकेशन सारा चीज आपको मिल जाएगा। जिसको भी करना है फॉर्म मिल रहा है, आप वहां पे जाके अप्लाई कीजिए, आपको मिल जाएगा। कर पुरस्कार ये आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है, इसको आपको दिया गया है, ये भी हम लोग देख लेंगे। उसके अलावा क्या है भाई, सेशल्स में आयोजित हो रहा था अभ्यास कैटलिस्ट एक्सप्रेस 2024। 16 देश इसमें भाग लेते हैं, उसमें से हम लोग का भारतीय एक जहाज भी गया था। तो देख लेंगे वहां पे जो भी संबंधित चीजें हैं, थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। ये क्या है, भारत के पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? बड़े दिन से ये निलंबन चल रहा था ये कमेटी। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा लफड़ा हो रखा था और फाइनली जाके देवेंद्र झझरिया है भाला फेंकते हैं। जैसे नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं ना, वैसे देवेंद्र झझरिया है भाला फेंकते हैं। इसको सब अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग बिल्कुल भी देखने वाले हैं। तो चलते हैं यहीं से शुरू करते हैं ऑस्कर अवार्ड से, जिसको एकेडमी अवार्ड कहिए या ऑस्कर कहिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, वही है। ठीक है, देखते हैं 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो देख लीजिए, सबसे पहले ये ओपेनहाइमर से आप बिल्कुल भी परिचित होंगे। क्यों कि गोल्डन ग्लोब हो या बफ्टा हो, जितने भी अवार्ड, जो बड़ी बड़ी अवार्ड होता है, जितने भी हम लोग पढ़े हैं, सब जगह आपको ओपेनहाइमर को दिखा है। तो ये ओपेनहाइमर है क्या, थोड़ा सा फिर से आज समझा देते हैं। ओपेनहाइमर क्या थे? ओपेनहाइमर एक व्यक्ति थे जिसने परमाणु बम का विकास किया था। ठीक है, और ये जो परमाणु बम का विकास हुआ, ये परमाणु बम का जो आपका विकास हुआ, ये विकास को जिस प्रोजेक्ट के तहत किया गया उसको मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कई एग्जाम में पूछ चुका है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और इसका जो आपका कोड था, इसको क्या रखा था? ट्रिनिटी। ठीक है, तो ये दोनों चीज याद रखेगा, ट्रिनिटी इसका कोड था और ये जो प्रोजेक्ट के तहत किया गया था ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट था। किसने इसको जो है परमाणु बम का विकास किया था? ओपेनहाइमर ने किया था। तो इसी चीज को देखते हुए एक का जो है डायरेक्टर है, ठीक है, इस निर्देशक किया है, उसका नाम है क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन द्वारा ये मूवी बनाया गया है ओपेनहाइमर, और इस मूवी को सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड दिया गया है। और बाकी बताइए, ये मूवी आपका टोटल कितना? 7 अवार्ड जीता है इस बार। कितना कहिएगा? 7 अवार्ड जीता है। ठीक है, तो ये आपका 7 अवार्ड जीतने वाले मूवी ओपेनहाइमर है। ओपेनहाइमर का डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन है, उसको सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। जो भी चीजें हैं आपको यहाँ पे हम चीज समझा देता है। तो सबसे पहले ये समझ गए कि ये ओपेनहाइमर कौन थे। तो परमाणु बम के विकास जो किए थे वही थे। किस प्रोजेक्ट के तहत किया था? मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और मैनहट्टन प्रोजेक्ट को ये भी जानिए, जो यूएनओ देखते हैं ना, उसी मैनहट्टन द्वीप पे ही यूएनओ आपको बसा हुआ है। और इसका जो कोड था, उस कोड को ट्रिनिटी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल भी याद रखेगा। तभी से तो देखिए 1945 में जैसे ही आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, परमाणु बम गिरा जापान में, तब से ही तो शक्ति का होड़ लग गया कि हम सुपर पावर है, हम सुपर पावर है। इसी सुपर पावर के चक्कर में शीत युद्ध हुआ और इसी शीत युद्ध के चक्कर में परमाणु का हथियार क्या किया कि भाई परमाणु हथियार जिसके पास होगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। इसी को लेकर के पूरे विश्व में परमाणु हथियार को बनाना, परमाणु हथियार का परीक्षण करना शुरू हो गया, जिससे आज स्थिति देख रहे हैं। ठीक है, तो चले हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओपेनहाइमर को लॉस एंजलिस में हुए डॉल्बी थिएटर में 96वें एकेडमी अवार्ड में सबसे बड़ी सफलता मिली है। ठीक है, तो समझ जाइएगा ये पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। तो डॉल्बी थिएटर में दिया जाता है। ये कहाँ पे पड़ता है? लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस कहाँ पे है? तो कैलिफोर्निया। ये कैलिफोर्निया कहाँ है? तो यूएसए में है। ठीक है, यानी यूएसए का एक प्रांत है। यूएस में टोटल 50 प्रांत है। ठीक है, 50 प्रांतों में से सबसे बाद वाला प्रांत अगर कोई पूछेगा तो कह दीजिएगा कि अलास्का, ये हवाई द्वीप है। ठीक है, और सबसे बड़ा प्रांत कहेगा तो अलास्का कहिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, उसी प्रांत में से एक प्रांत है आपका कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया की लॉस एंजलिस में ये आपका थिएटर है, जिसको डॉल्बी थिएटर कहते हैं। बहुत प्रसिद्ध है। कई बार आपको ऐसे भी कोई चलते फिरते पूछ लेता है कि डॉल्बी थिएटर का फलाना शो देखा था। ठीक है, पूछ ही लेता है। तो कहने का मतलब है ये चीज अगर आप पढ़ते लिखते हैं तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। इसी थिएटर में ये आपका अवार्ड का घोषणा किया गया है। और इस अवार्ड के दौरान 7 अवार्ड आपका कौन ले लिया भैया? तो आपका ओपेनहाइमर ने लिया है। ठीक है, ओपेनहाइमर के डायरेक्टर कौन है? तो क्या कहिएगा? क्रिस्टोफर नोलन है। इसको सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार मिला। ठीक है, अब इसका सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो ओपेनहाइमर बोल ही दिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको? किलियन मर्फी। ये किसमें अभिनय किया है? तो वही किया है, उसी में ओपेनहाइमर में ही किया। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री का पुरस्कार है ये एमा स्टोन है। ये पुअर थिंग्स की
क्या है, इरविन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका डिफरेंस है। यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर हो गया, सर्वश्रेष्ठ जो डायरेक्टर का अवार्ड मिला है वही ओपेनहाइमर के लिए मिला, क्रिस्टोफर नोलन को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड मिला है, किलियन मर्फी को उसको ओपेनहाइमर के लिए सिर्फ एक एक्ट्रेस का अवार्ड है जो आपका पुअर थिंग्स के लिए मिला है और एमा स्टोन है। इसके अलावा सह अभिनेता की भी अवार्ड मिला है, तो सब हम लोग नहीं जानेंगे और पूछता भी नहीं है, इतना नहीं जानना है। बस इतना जानिए कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आपका एकेडमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार है। संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आपका अभी जो दिया गया है कौन सा अवार्ड था, ग्रैमी अवार्ड, जो आपके शंकर महादेवन को भी मिला है और साथ में जाकिर हुसैन जो तबला वादक है उसको भी दिया गया। बिल्कुल भी याद रखिएगा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ आपका किसमें, अगर भारत में आइएगा तो दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला, जिसकी राशि को भी अभी 10 लाख से बढ़ा के 15 लाख कर दिया गया है। और 53वां मिला है किसको भैया, तो अभी कौन, वहीदा रहमान थी, उसी को आपका दिया गया। ठीक है, तो ये अवार्ड शो जो है क्या भैया, इसका आयोजन सबसे पहले 16 मई 1929 में किया जाता है, तभी से ये आपका चल रहा है। और ये कितना था भाई, 96 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी समझ गए होइएगा, यहाँ पे ज्यादा जाएंगे नहीं। बफ्ता भी, गोल्डन ग्लोब भी, जो भी है, जो भी चीज पढ़ाए हैं, ठीक है, उन सारी चीज को रिवीजन करते चलिएगा। और बस दिमाग में याद रखिएगा कि इस बार अगर कुछ समझ में नहीं आया, भूल रहे हैं, तो ओपेनहाइमर का जो भी 3 आदमी है याद रखिएगा, किलियन मर्फी, ठीक है, उसके बाद आपका एक क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है, और उसके बाद आपका ये ओपेनहाइमर। ये 3 चीज याद रखिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो लगा दीजिएगा, कोई भी अवार्ड में लगभग सही हो जाएगा, बट याद रखना है। ठीक है, मिशन दिव्य शास्त्र के तहत डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, तो पहले ये समझिए कि मिशन दिव्यास्त्र आपका चल रहा था, कहां पे, कौन चला रहा है इसको, मिशन दिव्यास्त्र के तहत डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, रक्षा विकास एवं क्या बोलते हैं इसको, यही ना कहते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहता है। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 का क्या कर दिया भैया, कल आपका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। कहां पे, अब्दुल कलाम द्वीप से। ये अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में पड़ता है। और बिल्कुल भी याद रखेगा क्योंकि भैया ये मिसाइल हम लोग को ना एक तरह से समझते हैं सुपर पावर की तरफ ले जा रहा है। अभी तो हम लोग कह रहे हैं कि 5000 किलोमीटर तक ये जाएगा, बट दूसरे देश का कहना है, जैसे चाइना है और देश का यूरोप वाले का कहना है कि ये 5000 रेंज नहीं है, इसका 8000 रेंज है। ठीक है, और हम लोग 5000 क्यों कह रहे हैं, अगर हम लोग 8000 बोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, यूरोप वाला भड़क जाएगा। यानी भारत से अगर छोड़ें, पूरा चाइना को कवर करता है, ठीक है, ऊपर से यूरोप तक जा सकता है, इतना रेंज है किसका, अग्नि 5 का। और इसी का कल आपका क्या हुआ है भैया, परीक्षण हुआ है, किस मिशन के तहत, मिशन दिव्यास्त्र के तहत। और इस मिशन को लेकर के बहुत ज्यादा आपका कल से चर्चा बना हुआ है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये अग्नि मिसाइल क्या है। ठीक है, तो हम लोग मिसाइल बनाने का प्रोग्राम आपका एक आया था, इंटीग्रेटेड आया था ना जी, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था 1983 में, तो उसी के तहत पृथ्वी बना, ये ना जो भी है, बनाते बनाते और अभी आज के डेट में हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं कि अब पूरा देश को, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहने का मतलब है कि अपना जो भी अगल बगल का पूरा देश को, मतलब यहाँ से छोड़ेंगे तो कहीं पे भी टारगेट करेंगे और उसको क्या करेगा, सब समाप्त हो जाएगा। तो इसी का आपका अग्नि 5 का कल परीक्षण हुआ है, इसमें कहिएगा अग्न्यास्त्र के तहत। ठीक है, डीआरडीओ, तो पहले ये डीआरडीओ को समझ लीजिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसका स्थापना 1958 को हुआ था। और इसी का काम है जितने भी मिसाइल विसाइल का प्रोग्राम जो भी देख रहे हैं, जैसे उपग्रह का काम इसरो का देख रहे हैं ना, कि उपग्रह जो भी सैटेलाइट का काम होगा कौन करेगा भाई, इसरो करेगा। तो उसी तरह से मिसाइल विसाइल का जो भी काम होगा वो कौन करेगा, डीआरडीओ करती है। ठीक है, तो डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, स्थापना 58 में हुआ था और इसी के तहत ये सारा काम किया जाता है। तो मिशन दिव्यास्त्र यही चला है। अगर पूछ दे कि मिशन दिव्यास्त्र किसने लॉन्च किया है, किसने चलाया, ठीक है, किसका परीक्षण किया, तो याद रखिएगा डीआरडीओ। ठीक है, बहुत पूछ सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इसका कल प्रशंसा किया है, बहुत बड़े बड़े लोग जो है कल निकल करके आए, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, ये विकसित जो है हाईली एडवांस वेपन सिस्टम है, ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक है। यानी कहने का मतलब है, इसको आप MIRV तकनीक समझ सकते हैं। इस तकनीक का कहने का मतलब ये होता है कि ये जहां पे भी आप गिराना चाहते हैं, यानी एक ही मिसाइल में आप कई बार हेड हो सकते हैं। मतलब ये मिसाइल है ना, इस मिसाइल में कई बार हेड है और ये एक ही साथ अलग अलग जगह गिराते जाएगा और निकलता चला जाएगा। ठीक है, अगर कोई दुश्मन उसको पकड़ना भी चाहे, एक तो रडार की जल्दी पकड़ पे नहीं आता, अगर पकड़ में आ भी जाता है गलती से, किसको पकड़ेगा, एक जगह गिरा के फिर वो आगे निकल जाएगा, फिर आगे निकल जाएगा। तो ज्यादातर अभी मिसाइल क्या है कि एक निकला, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे आके गिर गया, अब कुछ नहीं होगा। मगर ये क्या है, यहाँ पे निकला ना, यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा। इस तरह का ये तकनीक है। इस तकनीक को क्या कहते हैं, क्या कहिएगा, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं। ठीक है, और इस तरह का जो तकनीक है ना, कुछ ही देशों के पास है, जैसा रसिया के पास है, अमेरिका के पास है, चीन के पास है, हम लोग के पास है। ठीक है, फ्रांस के पास है और इंग्लैंड के पास है, बाकी पता बहुत कम देश के पास है, ऐसा नहीं है। जब से ये चीज हुआ है, तो अभी देखिएगा, आप न्यूज में भी सुनते होइएगा,
चाइना वाला जो है भड़का हुआ है कि अब जो है क्या होने वाला है, ठीक है। इन लोग के पास तो इतना जबरदस्त, मगर चाइना वाले के पास इससे भी ज्यादा, उन लोग के पास 16,000 किलोमीटर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, चाइना के पास है, रशिया के पास है, तो उन लोग के पास है। बट हम लोग के पास इतना बड़ा होना, ये हम लोग के लिए बड़ी बात होता है, बन रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से एक ही मिसाइल अलग अलग लोकेशन पर कई बार हेड पर तैनात कर सकती है, ठीक है। भारत ने 11 मार्च 2024 को इंटर कॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का क्या किया है, सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। क्या कहिएगा, 11 मार्च 2024 को हम लोग इंटर कॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल, इसमें न्यूक्लियर लेके जा सकते हैं। कितना लेके जा सकते हैं भैया, इसका जो है 1.5 टन के करीब करीब ना इसमें लेके जा सकते हैं। कहाँ है, हम आपको लिख करके रखे हैं, ठीक है। 1.5 टन न्यूक्लियर हथियार इसमें लेके जा सकता है, ठीक है। इसका स्पीड 24 माइक, यानी जो साउंड का स्पीड होता है ना, उससे 24 गुना अधिक होगा, ठीक है ना। और 1.5 टन लेके जा सकता है। और कितने किलोमीटर तक का इसका रेंज है, तो 5,000 किलोमीटर तक का रेंज है, बिल्कुल भी याद रखिएगा। और कौन सा तकनीक है, तो ये आपका MIRV तकनीक है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। और ये तकनीक अभी आपका लेटेस्ट तकनीक है, ठीक है। लेटेस्ट तकनीक कहने का मतलब ये है कि जो भी न्यूक्लियर है इसमें लेके 1.5 टन तक लेके जाएगा और एक साथ कई लक्ष्य को भेजते हुए निकल जाएगा। और ये आपका जो रडार होता है, रडार के पकड़ में नहीं आने वाला है। इसका पहला परीक्षण कब किया गया था, 2012 में किया, ठीक है। तो आपका कल कहां से, तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप से, उड़ीसा में पड़ता है, वहीं से DRDO के द्वारा ये आपका इस मिशन के तहत इसको परीक्षण किया गया। इसका फ्लाइट का परीक्षण, उड़ान का परीक्षण किया गया और सबसे पहले 2012 में किया गया था। कुछ अग्नि का सीरीज है, इस अग्नि को बिल्कुल भी याद रखिएगा। और अग्नि मिसाइल कैसा मिसाइल है, तो सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल है। क्या कहिएगा, सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल है। क्या कहिएगा, सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल है। पहला परीक्षण इसका अग्नि 1 का हुआ था आपका 1989 में, और उसका रेंज कितना है, तो क्या कहिएगा आपका मात्र 700 किलोमीटर था। फिर अग्नि 2 से 2000 याद रखिएगा, 2000 किलोमीटर। 1999 में अग्नि 3 का आपका 2006 में 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 का 4000 किलोमीटर, और अग्नि 5 का आपको 5000 प्लस किलोमीटर। अगर 5000 कहीं मिले वो भी ठीक है, और अगर 5000 प्लस मिले वो भी सही है। तो इसको अग्नि सीरीज को याद रखेगा। और यहाँ पे एक चीज आप ये रख सकते हैं, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल, है ना, डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP, ठीक है। ये आपका प्रोग्राम आया था 1983 में। APJ अब्दुल कलाम हम लोग के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं उसी के इस पे। और उसमें सबसे पहले जो कोई हम लोग का भारत में अगर कोई मिसाइल बना, सबसे पहला मिसाइल तो पृथ्वी बना था, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा। अगर कोई पूछे आपको कि भारत में सबसे पहला मिसाइल कौन सा है, तो आपका पृथ्वी है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये सब इंपोर्टेंट चीज था, ये सब इंपोर्टेंट चीज को आपको समझते चलना है। तो DRDO को समझ गए। DRDO के अध्यक्ष कौन है, समीर V कामत है। इसका स्थापना 58 में हुआ था, ठीक है। और इसी के द्वारा आपका कौन सा चला है, तो मिशन दिव्यास्त्र चलाया है। इसमें क्या होगा भाई, तो अग्नि 5 का इसका आपका परीक्षण किया गया है। कहां से, उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से, ठीक है। कितना मारक क्षमता है, 1.5 टन परमाणु हथियार लेके जाएगा, सबसे पहली बात है। मतलब 5000 प्लस जगह में जा सकता, मतलब ये आपका दूरी जा सकता है, ठीक है। इसी वजह से इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब क्या है, एक महादेश से दूसरा महादेश चले जाएंगे, ठीक है। 1.5 टन परमाणु हथियार लेके जाएंगे, 24 माइल इसकी स्पीड होती है ना। तो ये सारा चीज आपको बिल्कुल भी याद रखना। और पहला इसका परीक्षण कब किया गया था, 2012 में। और अभी जो नया तकनीक है, उस तकनीक को बिल्कुल भी याद रखिएगा, वो तकनीक ही मेन मैटर है। चलते हैं आगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति प्रदान किया है। देखिए, तो सबसे पहले ये सोचिए कि नागरिकता कानून हम लोग का सबसे पहले कब आया भैया, तो देखिए 1955 में। जो भी चीज अभी बात करेंगे तो इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा, क्योंकि ये कानून आपका कल यानी 11 तारीख के शाम से आपका कानून नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो चुका है। बहुत हो हल्ला हुआ, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। देश हो या विदेश हो, सब जगह का मीडिया कवर किया है। तो इसको बिल्कुल भी जानते चलिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया है और आगे भी पूछने वाला है, ठीक है। तो नागरिक जो हम लोग का नागरिकता कानून है 1955, इसी पे संसद को यह अधिकार दिया गया है आर्टिकल 11 के तहत। किसमें, आर्टिकल 11 के तहत यह अनुच्छेद याद रखेगा। इस अनुच्छेद क्या कहिएगा, नागरिकता कानून 1955 में संसद को यह अधिकार दिया गया है आर्टिकल 11 के तहत कि संसद इस कानून में कोई भी संशोधन कर सकता है, ठीक है। नागरिकता को कानून को लेकर के, ठीक है। नागरिक के लिए जो कानून होगा उसमें संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल में यह बात कहा गया है, आर्टिकल 11 में। तो चलिए थोड़ा सा संविधान के बारे में आता है, तो उसी को बताते थे। हम लोग का संविधान में भाग 1 में क्या किया है, भारत के बारे में बताया कि भारत कैसा होगा, भारत का कहाँ तक क्षेत्र है, नहीं है। भारत क्या बोलते हैं, राज्यों का संघ है। कितना कहते हैं, भाग 1 में, आर्टिकल 1 में है, ठीक है। फिर भाग 2 में आइए। भाग 2 में अब देखिए, किसी भूभाग के बारे में बात हो जाएगा, क्षेत्र के बारे में बात हो जाएगा, तो उसके बाद वहां के जो लोग रहेंगे उसी के बारे में बात करेंगे। तो लोग कौन रहते हैं भाई, नागरिक, उसी को कहते हैं सिटीजन। यानी नागरिकता के बारे में कौन सा भाग में कहिएगा, भाग 2 में कहिएगा, जो 5 से लेकर 11 तक की बात कहा गया। और इसी 11 अनुच्छेद के तहत ये कहा गया है कि नागरिकता कानून जो था 1955, इसको
संसद क्या कर सकता है भाई, संशोधन कर सकता है। तो ये संशोधन हुआ सबसे पहली बार। ये बिल कब आया अपना, इसमें क्या कहिएगा, लोकसभा में 2016 में आया। 2016 में ये बिल पास नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, राज्यसभा में जानते हैं उस टाइम बीजेपी को बहुमत नहीं थी और ये बिल आपका लटक गया। फिर क्या हुआ, 2019 में इलेक्शन हुआ, 2019 में इलेक्शन होने के बाद ये बिल फिर से रखा गया आपका लोकसभा में और राज्यसभा में, और यहाँ से पारित हुआ। कब कब रखा गया, पहले आपको इसे ही 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा से पास हुआ। 2019 को लोकसभा से, फिर 11 दिसंबर को कहाँ से पास हो गया 2019 को भैया, राज्यसभा से, और 12 दिसंबर को जो है राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई 2019 को। और फिर आपका जाके 10 जनवरी को क्या है ना, ये आपका कानून बन गया। कानून बनने का कहने का मतलब ये होता है राष्ट्रपति का ये सारा चीज होने के बाद फिर से दोबारा से राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर वहां से आता है और ये आपका सारा चीज हो जाता है। मगर क्या हो गया कि तब से ये लागू नहीं हो पाया था, क्योंकि केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करना पड़ता है। कोई भी बिल, कोई भी अधिनियम, देखिए सबसे पहली बात है ये सीएबी था, यानी सीएबी मतलब क्या है, तो ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल था, ठीक है। ये एक्ट बन गया तब, फिर ये चला जाता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर करता है, सारा चीज होने के बाद फिर अधिसूचना जारी करना पड़ता है केंद्र सरकार के द्वारा। तो अधिसूचना जारी नहीं किया, अब बहुत सारा लफड़ा बोला कि अब नहीं होगा, तब नहीं होगा, होते होते कल जाके आपका ये फाइनली ये चीज हुआ है। तो अब इसमें बात है क्या है, बात क्या है, इसको बात को तो पहले समझना पड़ेगा कि ये बात क्या है। ये तो हो गया इस बिल का कहानी कि कहां से आया, क्या हुआ, नहीं हुआ। अब हम लोग आते हैं इसमें बात क्या है। देखिए इसमें यह बात कहा गया है, अभी क्या बोले हैं कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि यहाँ के नागरिक के लिए कोई भी कानून बना सकता है। तो सरकार ये चाहती है, ठीक है, कि और बहुत बार ये बात आपका निकल के सामने भी आया है कि हम लोग का जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश कहने का मतलब कौन है, आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। क्या कहिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये जो देश है, इस देश में, हर देश में कुछ मेजोरिटी होता है, कुछ माइनॉरिटी होता है, ठीक है। अभी हमारे इंडिया में अगर देखिएगा तो मेजोरिटी में कौन है, कुछ मेजोरिटी में ज्यादा जनसंख्या किसका है, यहाँ पे हिंदू धर्म के हम लोग जो मानने वाले लोग हैं वो है। कम मानने वाले कौन लोग हैं, तो मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, क्या है, ये सब कम है। तो वो क्या हो गया, माइनॉरिटी में होगा। मेजोरिटी में कौन हो गए, जो हिंदू धर्म के लोग मानने वाले हैं, क्योंकि ज्यादा संख्या में वही लोग हैं। तो उसी तरह से आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और बांग्लादेश है, ये 3 देश है। तो वहाँ के जो माइनॉरिटी लोग हैं वो तीनों देश क्या है, मतलब मुस्लिम बहुल है, यानी वहाँ पे अधिक संख्या किसकी है, मुस्लिम की है। तो वहाँ पे माइनॉरिटी कौन होगा भाई, तो माइनॉरिटी जब भी होगा तो उसमें आपका कौन होगा भाई, हिंदू धर्म होगा, ठीक है, उसके बाद सिख होगा, उसके बाद आपका बौद्ध होगा, फिर जैन होगा, फिर पारसी होगा और फिर ईसाई होगा। यानी ये कई धर्म, ये 3 देश को याद रखिएगा। कौन कौन देश, जहां जहां मुस्लिम अधिक है, तो बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। वहां पे मेजोरिटी में कौन है, मुस्लिम है। माइनॉरिटी में कौन होगा, तो नॉन मुस्लिम होगा। नॉन मुस्लिम में कौन है, तो सबसे पहले हिंदू है, हिंदू के बाद बौद्ध है, बौद्ध के बाद जैन है, जैन के बाद क्या कहिएगा, ईसाई है, फिर आपका सिख है, फिर पारसी है, ठीक है। यानी 6 टोटल 6 को रखा गया है कि अगर 2014 से पहले, कितना तारीख कहिएगा, 31 दिसंबर 2014 से पहले कोई भी व्यक्ति अगर हमारे धार्मिक प्रताड़ना की वजह से अगर इंडिया में आ गया है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा, ठीक है। किसमें कहा गया है, ये जो आपको बिल बोले हैं, जो बिल आपका संशोधन होकर के सारा चीज होकर के कब क्लियर हो गया, 12 दिसंबर 2019 को। उसी में कहा गया है कि 3 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इस देशों में धार्मिक प्रताड़ना की वजह से जो भी लोग 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ गए हैं, उसके साथ उसको नागरिकता दिया जाएगा, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और दूसरा कोई धर्म के लोग हैं, यानी मेजोरिटी वाले हैं या फिर जो भी हैं, ठीक है, अगर ऐसे लोग होंगे, उसको जो है एक आपका होता है विदेशी अधिनियम, ठीक है, याद रखिएगा, विदेश अधिनियम 1946 और एक होता है पासपोर्ट अधिनियम 1920, उसके तहत इसको क्या कर दिया जाएगा, उसको अब जिसको नागरिकता देना है तो इसके तहत दिया जाएगा, और जिसको आपको कानूनी कार्रवाई करना है तो इसके तहत आपका किया जाएगा, ठीक है। ये बिल में मुख्यतः यही बात है और इसी बात को लड़ाई है। सारे लोग का पक्ष ये है, कहना ये है कि ठीक है, ये आपने सारा चीज को दिया, हमारा संविधान भी नहीं बोलता है कि लिंग देख के, धर्म देख करके आप किसी के साथ कोई काम करो। अगर आपको देना ही था तो सबको देते, ठीक है। तो सबको कहने का मतलब है कि श्रीलंका में भी है, बहुत सारे ऐसे हैं, तामिल है, उसके साथ जो है गलत बर्ताव होता है, उसको भी आना चाहिए। म्यांमार में भी है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कोई धर्म को देख करके आपको इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसी को लेकर के आपका अलग अलग जगह में प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। मेन मुख्य बात यही है और अब फाइनली आपका ये आपका लागू हो चुका है, ठीक है। तो कै तारीख को लागू कहिएगा, 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन कानून अधिनियम लागू हो गया। ये सीए तो समझ ही गए, पहले बिल था, फिर एक्ट हुआ और ये कई बार संशोधन हुआ है, 5-6 बार हुआ है आपका। 83 मतलब लास्ट कई बार होता है, ठीक है। और जब भी अगर आपको कोई पूछे, एग्जाम में पूछे कि जो नागरिकता कानून संशोधन जो करते हैं तो किसमें करते थे, क्या कहिएगा, नागरिकता कानून 1955 में संशोधन करते हैं। और अधिकार किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है, ठीक है। संसद जब भी चाहेगी नागरिकता के लेके
अपना कानून बना सकता है, ठीक है, कि हम किसको कानून नागरिकता देंगे, किसको नहीं देंगे, किस तरह का दिया जाएगा, किस तरह का नहीं दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे संबंधित बहुत सारा चीज है, बट आप 2-3 चीज याद रखिएगा जो आपको बोले हैं कि ये आया था कब, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, और इस नागरिकता कानून में किसके किसके बारे में बात कहा गया है। तो ये तीन कंट्री का ये 6 आपको माइनॉरिटीज लोग याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदू है, हिंदू के बाद जैन है, जैन के बाद बौद्ध है, 3 तो ऐसे ही याद रह गया। अब एगो आपका गया सिख, एगो हो गया ईसाई, एगो हो गया पारसी, ठीक है, बस हो गया, इतना ही तो याद है। इसको करना है, इसी के बारे में कहा गया है, मुस्लिम को लेके नहीं कहा गया है। और इसी मुस्लिम को लेकर के आपका शाहीन बाग में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, इंटरनेशनल मीडिया इसको कवरेज किया था, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हुआ था, आप लोग को शायद सारी चीजें पता होगा, ठीक है। आइए प्रित्जर पुरस्कार यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, यानी कहने का मतलब है आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और ये जापान के व्यक्ति हैं रिकेन यामामोटो को आपको दिया गया है इस बार का पुरस्कार। किसको कहिएगा, रिकेन यामामोटो, ठीक है। ये कौन है भैया, ये जापान के हैं और बहुत बड़े आर्किटेक्चर रहे हैं, उसको फाइनली दिया जाता है। इसका स्थापना 1979 में इस पुरस्कार को किया गया था। इसमें 1 लाख का जो है डॉलर दिया, अमेरिकन डॉलर दिया जाता है, ठीक है। तो ये पुरस्कार जो है आर्किटेक्चर पुरस्कार का नोबेल कहा जाता है। पुरस्कार को 1979 में किया गया था स्थापना, और इसमें कितना अमेरिकी डॉलर दिया जाता है, कितना कहिएगा, 1 लाख अमेरिकी डॉलर का धनराशि दिया जाता है। ये देखिए एगो अपना भारतीय भी है, बालकृष्ण जोशी को भी दिया गया था, यहाँ पे हम बता, ठीक है। 2018 में पूछ सकता है आपको, ठीक है, कि प्रित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो यही है आपका बालकृष्ण जोशी। इसको 2018 में दिया गया था, और ये किसमें, आर्किटेक्चर, ठीक है। वास्तु नहीं देखते हैं जो घर वर बनाता है वो आर्किटेक्चर वाले को दिया जाता है, ठीक है। 2018 में इसको मिला था, ठीक है। और अमिताभ घोष को भी जो है अभी आपका एक जो है नीदरलैंड का पुरस्कार। अच्छा चलिए कल वाला वीडियो में इसको हम बता देंगे, क्वेश्चन मेरा ये छूट गया है, ठीक है ना। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं, समझ गए। ये प्रित्जर पुरस्कार में 1 लाख डॉलर अमेरिकी डॉलर दिया जाता है, 1979 से दिया जाता है। इस बार केरेनिक मोटो को दिया गया है, जापान का है। आते हैं सेशल्स में। सेशल्स कहाँ पे है भाई, हिंद महासागर में। सेशल्स में आयोजित अभ्यास कैटलेक्स एक्सप्रेस 24 में भारत की तरफ से किस जहाज ने भाग लिया। देखिए अभी हम लोग के राष्ट्रपति कहाँ गए हुए, आज 12 तारीख है ना, तो आज जो है मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, ठीक है, वहां पे गए हुए हैं, उसके साथ कई जहाज भी किया है। तो उसी तरह से आपका हिंद महासागर में जो भी छोटी छोटी देश है, ठीक है, तो उन देश को बिल्कुल भी याद रखिएगा। उनमें से आपका कौन है, मेडागास्कर है, मॉरिशस है, सेशल्स है, ठीक है। उसके बाद आपका जो छोटी छोटी देश है ना, उसको बिल्कुल भी आपको याद रखना है। तो इसी सेशल्स में आपका हो रहा था क्या भैया, कैटलेस एक्सप्रेस 2024। तो भारत की तरफ से एक जहाज गया था, उस जहाज का नाम INS तीर है, ठीक है। इसमें ये जहाज का प्रथम श्रेणी का जहाज है ये, और इसमें क्या है ना, गोताखोर लोग जाते हैं। ये अभ्यास 16-17 मतलब 16 देश के साथ मिलकर के किया जाता है, ठीक है। और हम लोग इसमें पहले से नहीं थे, हम लोग 2019 में इसमें भाग लिए हैं। अगर कोई पूछे आपको एग्जाम में पूछे कि भारत इस कैटलेस एक्सरसाइज में कब भाग लिया है, ठीक है, तो क्या कहिएगा, 2019 से शामिल होता है। इसमें गोताखोर होता है ना, गोताखोरी करना पड़ता है, और अमेरिका के साथ हम लोग कुछ ज्यादा देख रहे हैं, आप इस जहाज में देख सकते हैं, तो ये सब कोई आपको खुला खुला दिखेगा। तो गोताखोरी होता है, ठीक है, अंदर से ये सारा चीज इस एक्सरसाइज में किया जाता है 16 देश के साथ। ये आपका सेशल्स का एक वहां पे आपका विक्टोरिया पोर्ट है, ठीक है, उसी पोर्ट में सारे देश के जहाज आते हैं, खास के अमेरिका के, मतलब अमेरिका हो, अफ्रीका हो, और सेशल्स को ये लोग सारे मिलकर के ये एक्सरसाइज आपका करता है। और हम लोग 2019 से करते हैं। इस बार हम लोग को INS तीर जो है ये दिया हुआ था, कहाँ पे, सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में, ठीक है। तो सेशल्स में 16 मित्र देशों के नौसेना के साथ कैटलेस एक्सप्रेस 24 को भारतीय नौसेना जहाज INS तीर भाग लिया। तो क्या कहिएगा, ये जो है इस बार 16 मित्र देश जो है आपका चल रहा था, और इसका नाम क्या है, कैटलेस एक्सप्रेस 2024। भारतीय जो है आपका नौसैनिक जहाज कौन है, INS तीर ने इस बार भाग लिया। अभ्यास 26 फरवरी से 8 मार्च तक पोर्ट विक्टोरिया में आयोजित किया जा रहा था। ये पोर्ट विक्टोरिया, देखिए सेशल्स का राजधानी पोर्ट विक्टोरिया है। देखिए आप हिंद महासागर में आपको दिखाएंगे ना, आपको वहां पे चागोस एटोल पर्वत में आता है, ठीक है। तो ऐसे करके आइएगा इधर, और ये आपका टोटल 3 मेडागास्कर, सेशल्स, मॉरिशस, और आपका ये क्या बोलते हैं उसको, मोरनी किसका राजधानी है, ठीक है, कोमोरोस। ये सब छोटी छोटी देश है, ठीक है, द्वीपीय देश है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लेता है उत्तर से दक्षिण मिलाने का क्रम में, ठीक है। तो थोड़ा सा चलिए आपको मैप ले जाके दिखाते हैं, फिर आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ से अगर आइएगा तो ये आपका मेडागास्कर है, ठीक है, यहाँ से मकर रेखा होकर गुजरता है। यहाँ पे आपका मॉरिशस है, मॉरिशस में गई हुई, यहीं पे आपका अगाले का द्वीप है। इसी अगाले का द्वीप में हम लोग एक हवाई पट्टी का और एक जेट्टी का निर्माण किए, ठीक है, और यहीं पे UPI शुरू हुआ है आपका, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये मॉरिशस हो गया, और फिर ऊपर में आइएगा तो यही आपका सेशल्स मिलेगा, फिर इधर आइएगा तो आपको ये कोमोरोस मिलेगा, ठीक है, फिर इधर आइएगा तो यहीं पे है ना तंजानिया, इस तंजानिया में आपको थोड़ा जंजीबार एक द्वीप मिलेगा। ये पे IIT मद्रास का एक आपका क्या खोला गया है, एक आपका सेंटर खोला गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी देश, और यहाँ पे आपको ऐसे करके आइएगा तो ये एटोल पर्वत है, जिसको चागोस द्वीप हम लोग कहते हैं, और इसी का भाग आपका हम लोग का लक्षद्वीप है, और ये मालदीव है, ठीक है। तो यहाँ का स्थिति बिल्कुल भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
चलते हैं आगे, लेट हो जाता है, ज्योग्राफी पसंद नहीं करते हैं आप लोग। चलते हैं अगला क्वेश्चन। आइए, तो ये क्या है, ये कौन सा चल रहा था, 16 मित्र देशों के साथ नौसेना के साथ कैटलेस एक्सरसाइज 2024 मॉरिशस में चल रहा था, सॉरी आपका सेशल्स में चल रहा था। सेशल्स का राजधानी कहाँ है, पोर्ट विक्टोरिया है, और वहीं पे आपका एक पोर्ट है पोर्ट विक्टोरिया में 26 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक चल रहा था। और हम लोग कब शामिल हुए हैं, 2019 में शामिल हुए हैं। तो थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं, भारत का पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने। देखिए, ये पैरालंपिक समिति आपका थोड़ा सा विवाद में आ गया था, चुनाव नहीं होने के कारण इसको तत्काल से प्रभाव से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, अनुराग जी ठाकुर जी बोले थे, हम लोग के खेल मंत्री वही हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी, तो उसके द्वारा बोला कि भाई तत्काल से बाहर कीजिए, फिर फाइनली इसको अभी क्या कर दिया गया है, गठन किया गया है। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष बने हैं कौन, देवेंद्र झाझरिया। ये क्या है, भाला फेंक, और पहले कौन थी, दीपा मलिक थी। ठीक है, तो दीपा मलिक के स्थान पर कौन बने, देवेंद्र झाझरिया बने। बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि बीजेपी से चुनाव भी लड़ेंगे। ठीक है, तो देवेंद्र झाझरिया है इस समिति के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है ना, तो देवेंद्र झाझरिया कौन है, भाला फेंकते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं ना, तो इसी तरह से भाला फेंकते हैं। और क्या है ना, पैरालंपिक में गोल्ड लेने वाले, 2 गोल्ड लिए हैं और एक जो है आपका रजत पदक जीते हैं ये बंदा। ठीक है, देख रहे हैं पैरालंपिक कहने का मतलब ये है जो फिजिकली चैलेंज हो। ठीक है, जो मतलब फिजिकली चैलेंज हो। ठीक है, जो जिसका शरीर चारों मतलब ठीक नहीं हो। ठीक है, कहीं ना कहीं वो क्या हो, विकलांगता का शिकार हो, ऐसे जो खेल खेलते हैं उसको पैरालंपिक खेल कहते हैं। ठीक है, तो ये है देवेंद्र झाझरिया भाला फेंकते हैं, और इन्होंने जो है पैरालंपिक में रजत पदक विजेता थी कौन, दीपा मलिक का स्थान लिए कौन, देवेंद्र झाझरिया, राजस्थान के हैं। ठीक है, अगर देश को स्टेट पूछते तो याद रखेगा राजस्थान का है। ठीक है ना, चलिए, इन्हें 2024 में अर्जुन पुरस्कार एवं पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। देखिए, अर्जुन पुरस्कार 2004 में पाए हैं। ठीक है ना, ये 47 साल के हैं, 42 बोला जा रहा है 42-44 साल के हैं। ठीक है ना, अर्जुन पुरस्कार एवं पद्मश्री मिला है। 2017 में खेल रत्न से सम्मानित किए, जैसे अभी खेल रत्न आपको बताए थे ना, कल बताए थे कि आपका चिराग शेट्टी और आपका सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये दोनों मिलकर के आपका फ्रेंच ओपन बैडमिंटन कल पुरुष युगल वाला जीता, उसी को इस बार का 2017 का क्या है, खेल रत्न दिया गया। बिल्कुल भी याद रखेगा, 2017 का बोल रहे, 2024 का खेल रत्न, 2000 मतलब 24 में 2023 के लिए खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया, क्या कहिएगा, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को दिया गया। और उन दोनों ने आपका कल ही का क्वेश्चन बताए थे, आपका फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है उसमें पुरुष युगल का खिताब भी जीता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी याद रखेगा, है ना। तो इसको 2017 में मिला हुआ है, क्या मिला है भाई, 2017 में खेल रत्न और 2022 में पद्म भूषण दिया गया है आपको देवेंद्र झाझरिया को। ठीक है, देवेंद्र झाझरिया भाला फेंकते हैं, पैरालंपिक गेम में 2 बार स्वर्ण पदक जीते हैं और 1 बार जो है रजत भी जीते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज अगर यहाँ से कहीं भी कुछ भी पूछ दे तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, नहीं बताइएगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, एमएसएमई मंत्री नारायण राणे। ठीक है, तो ये अपना एमएसएमई मंत्री है नारायण राणे है। ठीक है, ये जो है किस स्थान पर एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का आधारशिला रखा है। ठीक है, तो एमएसएमई की प्रौद्योगिकी केंद्र भारत सरकार चाहती है कि पिछले हम मतलब आने वाले समय में हम 20 ऐसे एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र खोलेंगे जहाँ रोजगार मिले। ठीक है, युवा प्रशिक्षण ले। ठीक है ना, इस तरह का केंद्र पहली बार आपका महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में कल जो है आधारशिला रखा गया, किसके द्वारा, नारायण राणे के द्वारा। ये कौन है भैया, तो ये हम लोग के एमएसएमई मंत्री है। ठीक है ना, तो एमएसएमई मंत्री नारायण राणे द्वारा देश का पहला मतलब ये आपका जो है एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र आधारशिला कहाँ रखा गया है, सिंधुदुर्ग में। सिंधुदुर्ग कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये है आपके नारायण राणे जी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, देश भर में 20 ऐसे एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र क्या बनाने का योजना है। ठीक है, एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र सिंधुदुर्ग में अनुमानित परियोजना 182 करोड़ रुपया खर्चा होना है। प्रौद्योगिकी केंद्र युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करना है। जब उन्नत प्रशिक्षण प्रदान होगा तो रोजगार ऑटोमेटिक देना ही है। कल लेना आपको बोले थे कि यूरोपियन ईएफटीए बिल्कुल भी याद रखेगा, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये ना, इसके साथ आपको क्या किए भाई, हम लोग हस्ताक्षर किए। तो कितना बताए थे, 100 बिलियन आपका डॉलर का जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, निवेश होने वाला है। तो भाई 10 लाख यहाँ पे रोजगार मिलेगा। तो ये रोजगार पाने के लिए जब तक आपका प्रशिक्षण नहीं रहिएगा, अच्छा आपको नहीं मिलेगा, तो ये रोजगार मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनी जानते हैं ना, घड़ी की कंपनी बड़ी बड़ी स्विट्जरलैंड में पाता है और लोग शौक से घड़ी खरीदता है। चॉकलेट नेस्ले, ये बड़ी कंपनी है, लोग चाहता है कि नेस्ले का सामान खाना, तो ऐसे सारे कंपनी अब हमारे इंडिया में लगने वाली है आपका ये एग्रीमेंट होने के बाद। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट, ये जो एफटीए बताए थे कल, ठीक है, अगर जो नहीं देखे हैं तो वो जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। एफटीए के बारे में सारा चीज हम आपको बढ़िया से बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जो नए हैं चैनल में, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर हम लोग मिलेंगे कल यानी 13 मार्च को। ठीक है, खूब पढ़िए, मस्त रहिए और ऑफिसर बनिए।